हाय फ्रेंड्स, दिस इज अमन कुमार। वेलकम टू द बिरसा क्लासेस। आज का ये वीडियो है साइंस के जैक मॉडल सेट 4 से, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स से है। तो चलिए बिना कुछ बोले स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए व्यूवर हैं, हमारी इस वीडियो को नए नए देख रहे हैं हमारे इस चैनल के, तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कमेंट जरूर करें। तो चलिए बिना कुछ बोले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो मतलब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। आपका यहाँ पर आता है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल आपका क्या होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल आपका होती है ए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, ठीक है। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को डैश कहते हैं। आपको यहाँ पर क्लिक करना है मुख्य अक्ष, ठीक है। आपको मुख्य अक्ष क्लिक करना है। थर्ड उसके बाद जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन आएगा। चलिए उसको भी देखते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ गया है, प्रकाश त्वरण उदाहरण है, किसके उदाहरण है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर ऑप्शन आपका बी नंबर यहाँ पर सेलेक्ट करना। ऑप्शन आपको यहाँ पर बी नंबर ये करना है। विद्युत चुम्बकीय त्वरण का आपका किसका उदाहरण है। विद्युत चुम्बकीय त्वरण का उदाहरण है। चौथा आपका क्वेश्चन आता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ठीक है। तो कितना कूलम आवेश एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। तो इसका आंसर होगा जो आपका यहाँ पर डी वाला जो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए इस इंडिकेट कर दिए हैं, ठीक है। इसका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिया गया है, यही आप उसका आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलिए आपको नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। एलपीजी का मुख्य अव्यय क्या है। एलपीजी का मुख्य अव्यय यानी उसका जो मतलब मिला हुआ है क्या क्या, उसका देखना है। तो उसका जो आंसर यहाँ पर चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। चलिए उसका जो आपका जो आंसर होगा वो आपका आंसर होगा ए नंबर, ठीक है। नॉर्मल ब्यूटन एंड आइसोब्यूटन, इसका जो आंसर होगा ए नंबर वाला होगा, ठीक है। उसका जो आंसर होगा ए नंबर वाला होगा, नॉर्मल ब्यूटन और आइसोब्यूटन, ठीक है। नॉर्मल ब्यूटन और आइसोब्यूटन यहाँ पर हम इंडिकेट कर देते हैं, इसको दिखा देते हैं, नॉर्मल ब्यूटन और आइसोब्यूटन, ई वाला को एक वाला को, ठीक है। चलिए जो नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। अगर आपको नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए। चलिए इसका जो आंसर आपका होगा, ये आपका आंसर इसमें होगा, ये आपका आंसर होगा ए नंबर, ठीक है। इसका आंसर होगा ए, CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसका प्लास्टर पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है, जिसका रासायनिक नाम भी बोलते हैं, चलिए सूत्र होता है। चलिए 7 नंबर उसका जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है आपको, यहाँ पर 7 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि शल्य चिकित्सा में टूटे हड्डियों के लिए प्रयुक्त होने रासायनिक पदार्थ है। भाई जो जब किसी का हड्डी टूट जाता है तो उसमें मतलब जगह एक बोलते हैं ना प्लास्टर लगा लो, तो यही यहाँ पर इसका जो आंसर है आपका वो ऑप्शन आपको यहाँ पर सी नंबर दिखता है, ठीक है ना। तो सी नंबर, चलिए सी नंबर आपको यहाँ पर सी नंबर इंडिकेट करना है आपको। प्लास्टर ऑफ पेरिस में प्लास्टर लगाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग भी आपको क्वेश्चन आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का जानना बहुत जरूरी है। उसका जितने भी पॉइंट्स ऑफ व्यू बनता है उसका आराम से उसका पॉइंट्स ऑफ व्यू से उसका उपयोग, उसका नाम, रासायनिक सूत्र, जिस तरह माइंड मैप से बनाते हो मेरे स्टूडेंट लोग को, अगर वीडियो देख रहे हैं तो उसको पता ही है कि जिस तरह माइंड मैप से आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का मेन ब्रांच बना के उसका जितना भी ब्रांच निकलता है पॉइंट्स बना के प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबको निकाल देना, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इस बहुत ही नज़दीक मतलब आ रहे हैं, ये क्वेश्चन ज़्यादा भिड़ने वाले हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, माइंड मैप बना के हमको व्हाट्सअप से शेयर कीजिएगा, ओके। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन। चलिए अब जो 8 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि अम्ल विलयन का पीएच मान होता है, अम्ल विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम, ठीक है। तो आपको यहाँ पर करना है इंडिकेट 7 से कम, ठीक है। आपको यहाँ पर बी नंबर आंसर होगा 7 से कम, ठीक है। 7 से कम, 7 से अधिक क्षारीय होता है, 7 उदासीन होता है, 7 से कम अम्ल होता है, ठीक है। इतना याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन जो आपका है 9 नंबर क्वेश्चन आता है, दीवार पर सफेदी करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। दीवार पर सफेदी करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा CaOH का होल 2 यानी बुझावच, यही है आपका आंसर बी नंबर वाला, CaOH का होल 2। हमेशा केमिस्ट्री में नीचे होल होता है, ठीक है ना, याद रखना है। मैथ में ऊपर होल उसका स्क्वायर होता है, नीचे मतलब पावर होता है, इसका पावर नीचे होता है। चलिए उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर जल्दी से देखते हैं बिना लेट किए। चलिए सोडियम सल्फेट और बेरियम
क्लोराइड को मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, अवक्षेप प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा आपका सफ़ेद। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका सफ़ेद। इसका कौन सा अवक्षेप प्राप्त करता है? ये सफ़ेद रंग का प्राप्त करता है भाई। ठीक है ना, हम दिखा दिए, देखिए यहाँ पर सफ़ेद, इसको आप सफ़ेद रंग से प्राप्त होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं कि धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर। चलिए, इस क्वेश्चन में आपको एम्पियर ही करना है, बोल देते हैं आपको यहाँ पर एम्पियर करना है। 11 नंबर में एम्पियर होगा और 12 नंबर में हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के आपका यहाँ पर अप्रूफ है। यहाँ पर आपका जो आंसर होगा इस जगह पर आपका यहाँ पर अप्रूव करना। ठीक है, सेकंड जो यहाँ पर मतलब इस जगह पर ठीक है ना, इस जगह पर आपको क्या करना है, हीरा और ग्रेफाइट के कार्बन के क्या है, अप्रूफ है। ठीक है, तो चलिए 13 नंबर को देखते हैं। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स को आप आ गए हैं यहाँ पर, तो चलिए फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। चलिए हो गया। अब जो 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आता है, 12 नंबर तो हो गया, 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आता है, वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखें। ठीक है, इसका जो अंतर होगा ये तो आपको लिखना है। ठीक है, लिखने वाला नहीं, ओनली केवल आपको फिल इन द ब्लैंक्स और MCQ वाला क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हम कराएंगे। चलिए आगे चलते हैं भाई, इसका तो नहीं कराएंगे हम जी, 12 नंबर तो हो गया है। अब चलते हैं सीधा, आपका आता है 27 नंबर में। ठीक है ना, तो 27 नंबर चलते हैं, ये तो बड़ा क्वेश्चन आता है। चलिए बायोलॉजी में आ गए हम लोग। चलिए तो अब यहाँ पर देखते हैं 1 नंबर वाला क्वेश्चन, जो मकुलन द्वारा अलिंग जनन होता है ये किस पर होता है? इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, इसका आंसर होगा बी। ये किस पर होगा? ये बी होगा भाई, दूसरा जगह हो गया। चलो इसको मिटा देते हैं, चलो ये नहीं होगा। ठीक है ना, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, इसका आंसर बी होगा, ईस्ट में। ठीक है, ये कहाँ पर होता है? अलिंग द्वारा जनन कहाँ पर होता है? मुकुलन में। मुकुलन द्वारा अलिंग जनन कहाँ पर होता है? ईस्ट में होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव हृदय में कितने अलिंग तथा कितने निलय होते हैं? कितने अलिंग और कितने निलय होते हैं? कहाँ पर? फेफड़े मतलब हृदय में। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखते हैं इसका जो आपका ऑप्शन है, सीधा देखते हैं कि 2 अलिंग 2 निलय, 1 अलिंग 2 निलय और 2 अलिंद 1 निलय, 1 अलिंद 1 निलय। तो चलिए इसका जो आंसर आपका होगा ये 2 अलिंद और 2 निलय में होगा। 2 याद रखना है, 2 तो 2 देखना है कहाँ पर है, तो फर्स्ट में मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा 28 नंबर का फर्स्ट वाला होगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। बिना देरी किए फटाफट बनाना है भाई। ठीक है, वहाँ पर भी फटाफट बनाना है। चलिए तो उसके बाद यहाँ पर देखते हैं 29 नंबर में। 29 नंबर जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, ब्रिक के रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है? इसको नेफ्रॉन बोलते हैं भाई। ठीक है ना, इसको नेफ्रॉन बोलते हैं, नेफ्रॉन, इसको याद रखना है, ए नंबर वाला नेफ्रॉन। ठीक है, 30 नंबर में यहाँ पर आपका आता है कि ये कण रक्त का थक्का बनाने में सहायता है। वही रक्त को थक्का बनाने में कौन सहायता करता है? आपको याद है, आपको यहाँ पर जो आंसर होगा ये आपका फर्स्ट वाला होगा, प्लेटलेट एवं या मतलब ये पिक्कानो, जिसको बोलते जब मतलब जो रक्त थक्का हो जाता है इसको सफेद करता है, मतलब ये सहायता करता है, ये पिक्कानो। ठीक है ना, पिक्कानो, ये ऊपर वाला ए नंबर का ऑप्शन वाला। ठीक है ना, तो चलिए 31 नंबर को यहाँ पर देखते हैं। 31 नंबर को यहाँ पर हम लोग अब देखते हैं। चलिए 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर में किस वैज्ञानिक को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है? किस वैज्ञानिक को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है? इसको आपको यहाँ पर देखना है। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा फर्स्ट, इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, इसका पिता कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है। ठीक है ना, आनुवंशिक का पिता कहा जाता है। अब सीधा आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। आमाशय की जठर ग्रंथियाँ डैश स्रावित करती है? क्या स्रावित करती है? चलिए ये जो क्वेश्चन आपका है, जठर रस स्रावित करती है। ठीक है, इसको यहाँ पर देखना है कि जठर रस स्रावित करती है। चलिए अब जठर रस स्रावित करते हैं, इसका यहाँ पर देखिए आपको 2 नंबर मिलता है। ठीक है, 32 का यहाँ पर 2 नंबर मिलेंगे। चलिए तो अच्छी बात है, ज़्यादा ही नंबर मिल गया आपको। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं 33 नंबर में। आप यहाँ पर बायोलॉजी में 2 करके मिल रहा है भाई, गजब बात है। तो चलिए यहाँ पर 33 नंबर देखते हैं कि पादप में जलाइम डैश के लिए वो उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है? पादप में जलाइम डैश के लिए उत्तरदायी है। इसका जो क्वेश्चन आपका है, इसका आंसर होगा पादप में जलाइन डैश के लिए उत्तरदायी है, जल का वाहन के लिए उत्तरदायी है। इसका आंसर होगा जल का वाहन। आप यहाँ पर छोटा जैसा बाइक जैसे लिखते हैं, इसीलिए आपको 2 नंबर
मिलता है, ठीक है ना। जल का वाहन, देखिए ये जो क्वेश्चन है मतलब ये जो क्वेश्चन आपका है बहुत डीपली से दिया गया है, तो इसीलिए आपको बिना फोकट का आसान नहीं है भाई, थोड़ा मेहनत करना है, ठीक है, ना ही हल्के में लेना है। इस तरह इस बार जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस बार जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ना ही हार्ड पूछ रहे ना ही ईजी पूछ रहे, बीच में पूछ रहे हैं। और जो भाई थोड़ा किताबी नॉलेज रखते हो, डीपली रखते हो, तो भाई उसके लिए बेटर ही है, उसका तो मतलब 80% पार हो जाएगा, गारंटी है। और आप कहीं से भी पढ़ते हैं तो प्लीज़ अच्छा से पढ़िए। आप लोग एग्ज़ाम होने का एकदम संभावना आ ही चुका है। महाराष्ट्र से भी अब कोरोना का इस घट ही रहे हैं, धीरे धीरे करके 20-25 तारीख तक घट ही जाएंगे, जून मतलब हो ही जाएगा। आप लोग की एग्ज़ाम कंफर्म है, तो आप लोग मेहनत कीजिए और हल्के में मत लीजिए, ठीक है। अब सीधा आते हैं हम लोग यहाँ पर 33 नंबर हो गया। अब यहाँ पर आते हैं 34 नंबर में। हम लोग देखते हैं अब यहाँ पर ऐसे पदार्थों को डैश कहते हैं जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं। तो भाई इसका कौन सा यहाँ पर है, तो यहाँ पर होगा इसका जो फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पर क्या है। अगर आप डीपली पढ़े हैं, आप अगर बायोलॉजी के जनन वाला जो चैप्टर है, जैविक प्रक्रम वाला आप पढ़े हैं, तो आपको याद होगा ऐसे पदार्थ जो जैव निम्नीकरण, ऐसे पदार्थ को जैविक निम्नीकरण कहते हैं जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा जैव नवीकरण कहते हैं, ठीक है ना। इसका आंसर होगा जैव नवीकरण। तो चलिए यहाँ पर हम बता दिए जैव नवीकरण, जो कि हम इस क्वेश्चन के लिए बताए हैं, ठीक है, जो कि हम इस क्वेश्चन के लिए बताए हैं। तो चलिए, अगर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारी इस वृषा क्लासेस को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप स्टूडेंट हैं और अपने स्टूडेंट को मतलब आपके फ्रेंड भी स्टूडेंट हैं, और इस बार जो है जेक के मतलब झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो हमारे झारखंड राज्य से है, तो प्लीज़ जरूर शेयर करें। अगर आप दूसरे स्टेट से तो कोई परवाह नहीं, आप कर सकते हैं, नहीं भी करें हमको कुछ दिक्कत नहीं है। तो अगर आप झारखंड से हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करें, और आपका ये हक बनता है, आपका ये हक बनता है, तो प्लीज़ आप जरूर शेयर करें। चलिए इतना ही बोलते हैं कि अगर आप नए व्यूअर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लास्ट में जय हिंद जय भारत।